हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आज शुरू करते हैं जो प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो सीरीज शुरू किया है। उसमें दो तरह के वीडियो सीरीज मैंने शुरू किए हैं। एक है जो 2020 सीरीज है, जिसमें आपको डीएलएड की तैयारी के लिए आपको जो 8 इकाई पढ़ने हैं और उस 8 इकाई के 60 टॉपिक को कवर करने हैं। उस 8 इकाई से जो मिसलेनियस प्रश्नों को मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वीवीआई होंगे, वह 2020 सीरीज भी एक और चल रहा है। दूसरी ओर वहीं डीएलएड की तैयारी के लिए ही मैंने यूनिट वाइज जो वीडियो की श्रृंखला शुरू की है, उसमें यह प्रैक्टिस सेट 5 होगा आज का, जो तीसरे यूनिट से होगा। यानी 8 यूनिट में 2 यूनिट को हमने देखा था, यह तीसरा यूनिट होगा। चूँकि इस तीसरे यूनिट में लगभग 11-12 टॉपिक को आपको देखने हैं और उस उनके प्रश्नों को याद करने हैं, इसलिए इसके कई पार्ट होंगे। उसका यह पहला पार्ट होगा और जो पाठ्यचर्या होती है यानी करिकुलम से संबंधित आज का यह वीडियो सीरीज होगा, और वह भी शॉर्ट व्याख्या के साथ होगा, ताकि एक प्रश्नों के साथ कई प्रश्न आपके वीवीआई याद हो जाएं और जो भी प्रश्न आप देखें उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले। तो उसी वीडियो श्रृंखला की सीरीज में आज 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले भी जो 2020 सीरीज मेरे द्वारा लगातार लाए जा रहे हैं, या प्रैक्टिस सेट जो यह यूनिट वाइज लाए जा रहे हैं, यदि आप नहीं देखे होंगे तो जा कर के प्ले लिस्ट में प्रधान शिक्षक सेक्शन में जा कर के निश्चित रूप से उन सभी वीडियो को देखें, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। और यह वीडियो सीरीज आगे भी जारी रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी प्रधान शिक्षक तैयारी से संबंधित वीडियो आपके लिए आए या अन्य शिक्षण और शिक्षकों से संबंधित जो भी वीडियो आए वह आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आज का हम लोग यह प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आज जो तीसरे यूनिट को हमने उठाया है, इस तीसरे यूनिट के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या होता है। यानी विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है उसके सेंटर में क्या रखा जाता है। विद्यालय का भवन होना चाहिए अच्छा, कि विद्यालय की पुस्तकें होनी चाहिए, कि पाठ्यचर्या होनी चाहिए, या विद्यालय में जो उपकरण होते हैं वे होने चाहिए। तो विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु विद्यालय में जो पढ़ाए जाते हैं, जो शामिल किए गए पाठ्यचर्या के उद्देश्य होते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो पाठ्यचर्या जो होती है वह विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है, और इसी के इर्द गिर्द पूरा विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था चलता है। दूसरा प्रश्न है कि पाठ्यचर्या की संकल्पना के संदर्भ में सबसे चर्चित परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी मानी जाती है। परिभाषा कई सारे शिक्षा शास्त्रियों ने दिया है, दर्शन शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने दिया है पाठ्यचर्या के संदर्भ में, जिसमें मुनरो, क्रो एवं क्रो, कैसवेल, कनिंघम सभी ने दिया है। इसके साथ ही फ्रोबेल इत्यादि भी जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने भी दिया है। लेकिन जो सबसे चर्चित परिभाषा है वह कनिंघम महोदय की परिभाषा है, और कनिंघम ने कहा है कि पाठ्यचर्या एक यंत्र यानी साधन है जो एक शिक्षक के हाथों में अपने छात्रों को उनके आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है, उसे ही पाठ्यचर्या कहते हैं। और यह परिभाषा दी है कनिंघम महोदय ने, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे चर्चित परिभाषा कनिंघम साहब की है, जो पाठ्यचर्या के संदर्भ में इन्होंने दी है, जिस परिभाषा को अभी मैंने आपको बताया। डीएलएड तीसरे यूनिट के तीसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। यानी जो पाठ्यक्रम विद्यालयों में लागू किया जाता है उसकी जो अवधारणा होती है, उस अवधारणा में किसे किसे शामिल किया जाता है। विषय वस्तु को शामिल किया जाता है, कि उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, कि संगठन को शामिल किया जाता है। तो पाठ्यक्रम की अवधारणा में विषय वस्तु भी होनी चाहिए, कि किस विषय वस्तु के आधार पर आपको शिक्षा व्यवस्था रखनी है। उनका उद्देश्य भी तय होना चाहिए कि इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। संगठन भी इस अवधारणा में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है पाठ्यक्रम का। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो हैं आपको पाठ्यक्रम की अवधारणा में शामिल किए जाते हैं।
यह जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है यह किताब से संबंधित है और यह यूनिट वाइज चल रहा है। दूसरा जो 2020 सीरीज हमने बताया जो 8 डीएलएड यूनिट से मिसलेनियस प्रश्न जो लाए जा रहे हैं उसमें मैं 5 ऑप्शन के साथ ला रहा हूं जो बीपीएससी की परीक्षा जो होगी प्रधान शिक्षक की जो जून में होनी है तो उसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और चौथा और पांचवा ऑप्शन बहुत ही घातक होता है जो मैं बार बार बताता हूँ उसमें फंसने की संभावना सबसे अधिक रहती है। याद और पढ़े हुए प्रश्नों में भी गलती हो जाती है उन दोनों ऑप्शन के चलते। इसलिए उन वीडियो सीरीज को जब आप देखेंगे तो आपको उनमें फंसने की संभावना कम होते जाएगी और कैसे चौथे और पांचवें ऑप्शन को फेस करना है आपको उसका अनुभव होते जाएगा। इसलिए उन वीडियो सीरीज को भी आप निश्चित रूप से देखते रहेंगे। चौथा प्रश्न है कि पाठचर्या निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है। यानी जो करिकुलम होता है वह अपने समाज की मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिए कि अपने समाज के विश्वासों पर आधारित होना चाहिए कि अपने समाज के विचारों पर आधारित होना चाहिए। तो समाज के मान्यताओं विश्वासों और विचारों इन सभी पर पाठ्यक्रम आधारित होनी चाहिए। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी इसका आंसर होगा क्योंकि सभी के आधार पर पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर डी है। पांचवें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पाठचर्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। कोई भी पाठचर्या जब उसका निर्माण किया जाता है उसका निर्धारण किया जाता है तो कई सारे उसके आधार बनाए जाते हैं। जैसे दार्शनिक आधार पर भी होता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी उसका निर्धारण किया जाता है और समाजशास्त्रीय आधार पर भी किया जाता है। तीनों प्रकार से किए जाते हैं। इसलिए इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो बीपीएससी का ऑप्शन होगा उसमें आप टिक करेंगे उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अनुसार चौथे ऑप्शन के साथ आप जाएंगे उपरोक्त में से एक से अधिक। छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस पाठ की रचना आदर्शों विचारों और शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। यानी जो पाठचर्या का निर्माण होता है वह कई प्रकार से होता है और अलग अलग अनुसार भी मान्यताएं हैं। जैसे आदर्शवाद के अनुसार अलग है, प्रयोगवाद के अनुसार अलग है, प्रकृतिवाद के अनुसार अलग है, यथार्थवाद के अनुसार अलग है, अस्तित्ववाद के अनुसार अलग है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आदर्शों और विचारों और शाश्वत मूल्यों के आधार पर किसमें होती है। तो जैसा कि प्रश्न में ही दिख रहा है कि आदर्शों एवं विचारों की बात है तो आदर्शवाद जो होता है तो आदर्शवाद के अनुसार यह विचारधारा शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल देती है। इसलिए यह पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानव के विचारों और आदर्शों को मानती है। इसलिए इसका राइट आंसर सी आदर्शवाद हो जाएगा। एक तरफ तो यह डीएलएड का चल ही रहा है दोनों सीरीज, जिसमें एक है आपको यूनिट वाइज और एक है मिसलेनियस। वैसे ही मैं 75 अंक जीएस की तैयारी के संदर्भ में भी वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें एक और जैसे डीएलएड में यूनिट वाइज चल रहे हैं वैसे जीएस के लिए विषय वाइज चलेंगे। और जैसे 2020 सीरीज मिसलेनियस सभी यूनिट से आ रहे हैं वैसे ही जो भी विषय सिलेबस में दिए गए हैं सामान्य अध्ययन के 75 अंक के लिए तो सभी विषयों से मिलाकर कंबाइंड भी आएंगे और आगे चल कर के फुल प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लाए जाएंगे। तो इसलिए यह वीडियो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आगे जो भी आएंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते जाएंगे। सातवां प्रश्न है कि पाठचर्या के दार्शनिक आधारों में निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मिलित हैं। यानी जो दार्शनिक आधार होता है पाठचर्या का उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। प्रकृतिवाद सम्मिलित होता है या आदर्शवाद की प्रयोजनवाद की यथार्थवाद। तो मैंने ऊपर ही प्रश्न के एक व्याख्या में बताया कि पाठचर्या का जो आधार होता है उसमें प्रकृतिवाद भी होता है, आदर्शवाद होता है, प्रयोजनवाद यानी प्रयोगवाद भी होता है, उसके बाद यथार्थवाद भी होता है और अस्तित्ववाद भी होता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चारों जो है दार्शनिक आधार में सम्मिलित होते हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। आठवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि किस पाठचर्या में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख तथा मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया जाता है।
यानी मैंने बताया ही कि जो भी पाठ्यचर्या का निर्माण होता है उसमें कई सारे आधार हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। उसमें अलग अलग बिंदुओं पर बल दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता दी जाती है जबकि मानवीय विषयों को गौण रखा जाता है। तो यह प्रकृतिवाद की पाठचर्या में होती है कि प्रकृतिवाद मानता है कि यह बालक के व्यक्तित्व पर बल देता है और इसके अनुसार उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, स्वतंत्र विकास के लिए उसको छूट देनी चाहिए और उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि उसका स्वतंत्र विकास हो सके। और इसके लिए पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेलकूद, उसके बाद तैरना इत्यादि जो प्रकृति की गोद में होता है, प्राकृतिक विज्ञान आदि को स्थान दिया जाता है। 9वां प्रश्न है कि प्रयोजनवादी पाठचर्या में कौन एक प्रमुख विषय के रूप में शामिल नहीं होता है। तो प्रयोजनवाद जो होता है, प्रयोगवाद, उसके अनुसार उसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको शामिल किया जाता है, वह शामिल होता है स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, गृह विज्ञान, उसके बाद गणित विज्ञान, कृषि विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं होता है। तो कला जो होता है यह शामिल नहीं होता है इसमें, क्योंकि कला प्रकृतिवाद में शामिल होता है, प्रकृतिवाद कला पर जोर देता है। तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है शामिल नहीं होता है। यदि होता है पूछता तो स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, गृह विज्ञान, इनमें से कोई एक ऑप्शन में होता तो वह आपका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है। 10वां प्रश्न है कि किस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुखी एवं वास्तविक जीवन की तैयारी हेतु ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है और बालकों को प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण से परिचित कराकर उसे व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना है। तो विभिन्न जो आधार हैं उसके अनुसार जो यथार्थवाद है, तो यथार्थवादी शिक्षा जो होता है यह कहता है कि इस विचारधारा में कि जीवन की व्यावहारिकता पर बल देना चाहिए, कि व्यावहारिकता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए और उनके बच्चों के ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, प्रशिक्षण करना हो और वास्तविक जीवन की तैयारी के लिए ये सब होना चाहिए। वास्तविकता से इन्होंने जोड़ा है अपनी पाठचर्या को, इसलिए यथार्थवादी शिक्षा जो होता है वही इस पर बल देता है। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि किस विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय अध्ययनों पर विशेष बल दिया जाता है। कई सारे जो विचारधारा हैं अलग अलग उन्होंने बल दिया है, अलग अलग बिंदुओं को उठाया है, लेकिन वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय विषय पर जो अस्तित्ववादी शिक्षा है, तो अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन कहता है कि आपको वैज्ञानिक विषयों से ज़्यादा मानवीय अध्ययन पर बल देना है, अस्तित्ववाद पर बल देना है। इसलिए राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एक नवीन सामान्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र जिसे कहते हैं को जन्म देकर शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रकृति को पूर्ण बना देने की सुदृढ़ आधारशिला रखी है। यानी इनमें से कौन से जो हैं मनोवैज्ञानिक नहीं होकर के समाजशास्त्री हैं और उन्होंने समाजशास्त्रीय प्रकृति को पूर्ण बना देने की सुदृढ़ आधारशिला रखी है। तो अगस्त कामटे जो हैं, जो एक फ्रांसीसी विद्वान हैं और यह समाजशास्त्री हैं, तो यही फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कामटे ने कहा कि इन्होंने ही समाज शास्त्र को जन्म दिया और समाज शास्त्र में इन्होंने समाजशास्त्रीय प्रकृति को पूर्ण बना देने की सुदृढ़ आधारशिला रखी। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, अगस्त कामटे। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कौन पाठचर्या के समाजशास्त्रीय आधार से संबंधित है। यानी पाठचर्या के सामाजिक आधार हैं, मनोवैज्ञानिक आधार हैं, वैज्ञानिक आधार हैं। तो इन सभी आधारों में जो समाजशास्त्रीय आधार है वह किससे संबंधित है। तो यहाँ प्रश्न में ही आपको देखना है और इससे उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। ये समाज शास्त्र, समाज की जो सामाजिक स्थिति होगी, समाज की प्रकृति कैसी है, उस समाज की स्थिति क्या है, उसका परिवार कैसा है, उसका रहन सहन, आर्थिक स्थिति क्या है,
ये सभी जो होंगे ये समाजशास्त्रीय आधार से संबंधित होंगे। राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक, जो बीपीएससी के पांचवा ऑप्शन रहेगा। यानी इन सभी को जो है समाजशास्त्रीय आधार में शामिल किया जाता है। यूनिट 3 के पार्ट 1 का 14 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति से क्या तात्पर्य है। शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित होने से है कि शिक्षक को मनोविज्ञान पर, कि विद्यार्थी को, कि समाज को। तो देखिए, जब मनोवैज्ञानिक प्रकृति का अर्थ है शिक्षा को मनोविज्ञान पर आधारित होने से है, यानी जब शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होगी तो शिक्षक भी उसी अनुसार होंगे, विद्यार्थी भी होंगे और समाज भी होगा। तो शिक्षा संपूर्णता को दिखलाता है, इसलिए शिक्षा को ही मनोविज्ञान पर आधारित होने से मनोवैज्ञानिक प्रकृति का तात्पर्य होता है। 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान से संबंधित हैं। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑगस्ट काम्टे, ब्रूनर, कोहलर और स्किनर, इसमें से मनोविज्ञान से संबंधित यानी मनोवैज्ञानिक कौन है इसमें। तो ऊपर ही आपने देखा कि अगस्त काम्टे जो हैं ये मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, ये समाजशास्त्री हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को जन्म देकर शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रकृति को पूर्ण बना देने की सुदृढ़ आधारशिला रखी थी। तो फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्टे जो हैं वह मनोवैज्ञानिक नहीं हैं। ब्रूनर महोदय यह भी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने मनोवैज्ञानिक शिक्षा के बारे में बताया है। कोहलर ने भी अपनी जो भी परिभाषाएं दी है या सिद्धांत दिए हैं मनोवैज्ञानिक रूप से दिया है। स्किनर महोदय ने भी मनोवैज्ञानिक जो है परिभाषाएं दी हैं और उसका अपना मनोवैज्ञानिक दर्शन की इन्होंने वकालत की है। तो ये सभी मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जबकि अगस्त काम्टे नहीं है। तो 2, 3, 4 होगा। 2, 3 और 4 जो होंगे ये मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं है। आपको प्रश्नों में मैं बार बार कहता हूं कि यह जरूर ध्यान देना है, प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा वक्त आपको जरूर देना है, ताकि जितने भी प्रश्न बनाए उसमें से सही होने की संभावना अधिक रहे। प्रश्न आनन फानन में पढ़ने पर जाने हुए प्रश्न भी गलत होने की संभावना हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिक तत्व कौन नहीं है। धार्मिक संगठन नहीं है, कि अभिवृत्ति, की आकांक्षा, की अभिरुचि। तो अभिवृत्ति जो होता है ये भी मनोविज्ञान से संबंधित है, आकांक्षा भी मनोवैज्ञानिक तत्व है और अभिरुचि भी मनोवैज्ञानिक तत्व है। लेकिन धार्मिक संगठन जो है ये जो है मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं है, किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं है। धार्मिक संगठन जो है यह धार्मिक और सामाजिक तत्व इत्यादि है, इसलिए धार्मिक संगठन जो है यह मनोवैज्ञानिक तत्व नहीं है। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आज के वीडियो सीरीज का हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि बालकों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने हेतु क्या करना चाहिए। यानी बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है, यानी शिक्षा का मतलब ही होता है कि अंदर के चीज़ों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, अंदर को बाहर की ओर अग्रसर करना, इसी को तो शिक्षा कहते हैं। तो अंतर्निहित शक्तियों के विकास करने हेतु क्या करना चाहिए। बालक के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, कि बालक की रुचियों का अध्ययन करना चाहिए, कि बालक के व्यवहार का अध्ययन कर उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए, डीएलएड एक ऐसा विषय है जो देखने में ऑप्शन सभी सही ही लगते हैं अधिकांश प्रश्नों में, क्योंकि फैक्चुअल इसमें कम प्रश्न रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पर रहते हैं। इसलिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के अनुसार रटने से इसमें काम नहीं चलने वाला है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा और क्लियर करना होगा। अब जैसे देखिए, यहाँ कह रहा है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, ये भी तो देखने में सही ही लग रहा है। बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही चाहिए, तभी अंतर्निहित शक्ति का विकास होगा। बालक के रुचि का भी अध्ययन करना चाहिए और बालक में क्या परिवर्तन लाना चाहिए इसका भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे सटीक आपको ऑप्शन दिख रहा है वह है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन कर उसकी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा दी जाए। सिर्फ अध्ययन करके छोड़ देने से कोई बात नहीं बनेगी, लेकिन यदि उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे और उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसके अनुसार यदि शिक्षा आप देते हैं तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे सटीक इसमें ऑप्शन सी ही है।
18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षाविद पाठचर्या का संगठन करते समय बालक के किन पक्षों को ध्यान में नहीं रखते हैं। यानी जब पाठचर्या करिकुलम का तैयार किया जाता है, फ्रेमवर्क जब उसका तैयार किया जाता है, तो इनमें से किस किस की सहायता लेते हैं। तो मनोविज्ञान के तौर पर आप यदि सभी दृष्टियों से देखेंगे, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जो भी धार्मिक इत्यादि होते हैं, तो सभी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मनोविज्ञान की सहायता से, तो आयु जो होगा वह मनोविज्ञान में आएगा। अभियोक्ता जो होगी, अभियोग्यता भी आती है मनोविज्ञान में, और मानसिक बौद्धिक स्तर तो निश्चित रूप से आता ही है, लेकिन आर्थिक स्थिति मनोविज्ञान में नहीं आता है। या सामाजिक जब होता कि सामाजिक की सहायता से, तो सामाजिक दर्शन के अनुसार यह आर्थिक शामिल होता, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान है तो आर्थिक के अनुसार नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है नहीं रखते हैं, तो जब नहीं आया तो जो नहीं होगा वही होगा, तो आर्थिक स्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पर ध्यान देना है। नहीं रखते हैं यानी निगेटिव जो चीज़ होगा, गलत होगा, वहीं उत्तर सही होगा। तो आर्थिक स्थिति चूंकि इस ऑप्शन में गलत है, इसलिए पूछ रहा है नहीं रखते हैं, तो सही आंसर यही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि पाठचर्या निर्माण में बालक के महत्व को किस विद्वान ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्लानिंग में उल्लेख किया है। एक पुस्तक है करिकुलम प्लानिंग करके, और उसमें पाठचर्या के निर्माण में, यानी जो करिकुलम तैयार करना है उसमें बालक को महत्व देना है। यह किस जो है विद्वान ने अपने करिकुलम प्लानिंग में किया है। तो एडवर्ड ए क्रग जो हैं, तो एडवर्ड ए क्रग की ही पुस्तक है करिकुलम प्लानिंग, और इसमें इन्होंने कहा है कि पाठचर्या के निर्माण में बालक के महत्व पर ध्यान देना चाहिए, बालक के अनुसार ही पाठचर्या तैयार होनी चाहिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार पाठचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के दो पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा पाठचर्या निर्माता को विद्यार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। यह बात किसका कहा हुआ है। तो हेराल्ड टी जॉनसन महोदय ने कहा है कि पाठचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार मनोविज्ञान के दो पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तथा पाठचर्या निर्माता को विद्यार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इन प्रश्नों को यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो दो इसके तरीके हो सकते हैं। या तो एक वीडियो को 2 बार 3 बार आप इत्मीनान से सुने देखें, तब आपका क्लियर होगा, या फिर आप चाहें तो पॉज करके रोक रोक के इनको नोट करते जाएंगे और कॉपी में नोट करके आप उसको दोबारा तिबारा जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह ज़्यादा क्लियर होंगे और अधिक समय तक याद रहेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठचर्या निर्माण के मुख्य निर्धारक कौन हैं, यानी मनोविज्ञान के रूप में। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठचर्या का जो निर्माण होता है तो परिपक्वता एवं विकास भी इसके निर्धारक होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती है और अभिप्रेरणा भी होती है। यानी जब करिकुलम तैयार हो तो किसके लिए कर रहे हैं, किस उम्र के बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी उस उम्र में परिपक्वता कितनी होती है, कितने वे समझदार हो जाते हैं, कहाँ तक उनकी सोचने की क्षमता होती है, कितना उनका विकास हुआ रहता है, या विभिन्न बच्चों में जो भिन्नताएं होती हैं वह व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसी रहती है, अभिप्रेरणा कैसी होती है, इन सभी को ध्यान में रख के पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। 22 नंबर प्रश्न है कि पाठचर्या शिक्षा पाठचर्या शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर समाज और समुदाय की आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। तो 22 नंबर प्रश्न आप जब देखेंगे कि कौन सी पाठचर्या होती है जो महत्वपूर्ण घटक के तौर पर, शिक्षा के महत्वपूर्ण घटक के तौर पर समाज और समुदाय की आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। शिक्षण केंद्रित होगा कि कार्य आधारित, की मूल केंद्रित, की छात्र आधारित। तो जो कार्य आधारित शिक्षा होती है यानी करके जो सीखना होता है, उसमें समाज और समुदाय की क्या आवश्यकता है उसके अनुरूप शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे। तो राइट आंसर कार्य आधारित हो जाएगा। आपको आगे भी
सभी प्रकार से कोशिश यह है कि प्रधान शिक्षक तैयारी के लिए विभिन्न रूपों में आपके लिए प्रैक्टिस सेट और वीडियो सीरीज लाए जाएं, और जैसा आपका मांग भी होगा कि जिस अनुसार, जैसे पहले मैंने मिसलेनियस लाया था 2020 सीरीज, कई सारे साथियों का मांग था कि यूनिट वाइज लाएं, तो मैं यह यूनिट वाइज लाया हूं, और आप जो अपेक्षा करेंगे उस पर खरा उतरने की कोशिश है। उसके लिए आप चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएंगे, ताकि जो भी सूचनाएं आए प्रधान शिक्षक परीक्षा रिजल्ट और ज्वाइनिंग इत्यादि सभी से संबंधित, वह आपको मिलती रहें और तैयारी भी आपका होते रहे। आप और जिस माध्यम से तैयारी कर रहे हैं वो आप अपना कंटिन्यू रखें, लेकिन इन सब वीडियो सीरीज को भी आप देखते रहें, आपको बहुत ही बेनिफिशियल या साबित होने वाला है। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पाठचर्या में छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित कार्य शिक्षा को सम्मिलित करने का प्रत्यक्ष प्रभाव छात्रों के किस कौशल के विकास पर पड़ता है। यानी जो करके सीखने की शिक्षा होती है उस पर किसका प्रभाव, छात्रों किस कौशल का विकास होता है। तो विश्लेषणात्मक कौशल जो होता है, यानी जो समाज में छात्र अपने परिवार समाज में जो देखते हैं, जिन समस्याओं को वह देखते हैं, वह कार्य शिक्षा पर यदि बल दिया जाए तो वह कार्य शिक्षा के बदौलत उन समस्याओं के समाधान के लिए विश्लेषणात्मक कौशल उनमें विकसित होगा। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ का विस्तृत रूप क्या है। आपको एक इकाई के रूप में ही एनसीएफ और बीसीएफ पढ़ना है। जो एनसीएफ 2005 में लागू हुआ था और बीसीएफ जो था वह बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क, यह जो है 2008 में एनसीएफ के आधार पर ही बनाया गया था। तो एनसीएफ का जो पूरा रूप है वह है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को ही एनसीएफ 2005 कहा जाता है। पाठचर्या में कार्य शिक्षा की भूमिका दृष्टिगोचर होती है। आपको इसमें कार्य शिक्षा भी एक टॉपिक पढ़ना है इकाई 3 में, कि पाठचर्या में कार्य और शिक्षा की भूमिका, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या क्या है, वह आपको पढ़ने हैं। तो उससे ही यह प्रश्न है कि पाठचर्या में कार्य शिक्षा की भूमिका दृष्टिगोचर होती है छात्रों के विकास के लिए, कि रचनात्मकता की वृद्धि के लिए, कि मूल्यों एवं कौशलों के विकास के लिए। तो इन सभी के लिए कार्य शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी इसके लिए दृष्टिगोचर होते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की प्रमुख समस्या नहीं है। प्रश्न में है कि नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है। तो समस्या पूछ रहा है, तो व्यवहारिक ज्ञान की कमी ये समस्या है। व्यवहारिक ज्ञान में कमी है तो कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र में समस्या आती है। सामाजिक मूल्यों में कमी होती है तब भी आती है। शारीरिक श्रम को महत्व देना यह समस्या नहीं है। इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहीं यदि रहता कि शारीरिक श्रम की कमी, तो यह नहीं होता, तो उपरोक्त में सभी हो जाता। लेकिन शारीरिक श्रम को महत्व देना समस्या नहीं है, यह तो पॉजिटिव बात ही हुई। इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि समस्या नहीं है, तो शारीरिक श्रम को महत्व यह समस्या नहीं है। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पाठचर्या में कार्य शिक्षा की कमी डैश डैश एवं डैश डैश चिंतन को कम कर देती है। यानी कार्य शिक्षा पर बल नहीं दिया जाए, कार्य शिक्षा की कमी रखी जाए तो क्या क्या कम हो जाएगा। तो उनके अंदर, बच्चों के अंदर रचनात्मक और साहसिक जो उनके अंदर क्षमता होती है वह कम हो जाती है। और कार्य शिक्षा करके सीखने पर यदि बल दिया जाता है तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है, रचनात्मकता की विकास होती है, उनके अंदर एक साहस आता है, उनको स्वतंत्रता दी जाती है कुछ करने सीखने की। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, आपके लिए व्यस्त समय में से भी कोशिश है कि प्रधान शिक्षक की तैयारी आपके लिए अच्छी से कराई जाए। उसके लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लेकिन आपके सपोर्ट की कमी हो रही है। इसलिए जितना हो सके जो वीडियो आप देख रहे हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें। आपके लिए उपयोगी लग रहा हो यदि, कि आपके लिए मैं उपयोगी वीडियो ला रहा हूँ, तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि मनोबल बढ़े और आपके लिए कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहे।
28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पेस्टोलॉजी के शैक्षणिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इस यूनिट में पेस्टोलॉजी के शैक्षणिक सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं। इनके अनुसार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण पद्धति को नया आयाम प्रदान किया है। ये भी सही बात है। मनोविज्ञान का उद्देश्य बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर शिक्षा के द्वारा उनके व्यवहार को परिमार्जित करना है। तो साइकोलॉजी जो होता है वह मानव के व्यवहार का ही अध्ययन होता है। तो ये भी सही है। और आपको तीसरा ऑप्शन है कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो विधि या तरीके मनोवैज्ञानिक द्वारा कार्य में लिए जाते हैं उनमें पाठचर्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी सही है। तो सभी सही हैं। तो राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आज का हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर विचार करना है दिए गए कथनों को कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा के कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होते हैं। तो क्या यह सही है? तो हाँ, प्रयोजनवादी जो होते हैं उनके अनुसार कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है। बच्चा जो सीखना चाहता है और बच्चा जो करके सीखना चाहता है और बच्चों में जो है प्रयोजनवादी जो है उनके अंदर उनके अभिरुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं और बालकों को ही शिक्षा का केंद्र मानते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर बल नहीं देते हैं। ये भी सही है। यथार्थवादी पाठचर्या जो होती है वो उपयोगिता तथा आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो बिल्कुल जो यथार्थवादी शिक्षा होती है वह मानव की व्यवहारिकता, बालकों की व्यवहारिकता, उनके आवश्यकता इत्यादि के सिद्धांत पर आधारित होती है। और अस्तित्ववाद विचारधारा जो है यह आस्था प्रस्तावना में आस्था नहीं रखती है, ये भी जो वास्तविकता है उससे जुड़ती है। तो तीनों सही है। इसलिए इसका राइट आंसर 1, 2, 3 यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो सीरीज में जो यूनिट 3 के पार्ट 1 को हमने देखा और शुरू में ही हमने बताया कि जो डीएलएड यूनिट 3 आपका डीएलएड का जो सिलेबस है प्रधान शिक्षक के लिए, तो जो 75 अंक का आना है, इसमें यूनिट 3 को हमने देखा और यूनिट 3 का जो पार्ट 1 था हमने देखा। चूँकि इसका टॉपिक अधिक है और यह एक पार्ट में नहीं होगा, बाकी भी यूनिट के जो पार्ट बन रहे हैं उस पार्ट के अनुसार मैं ला रहा हूं, क्योंकि एक बहुत लंबा वीडियो बनाने से ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना ही एक साथ आपके पास उतना समय मिलेगा, बोरिंग हो जाएगा। इसलिए इसके सीरीज कंटिन्यू रहेंगे और इसके पार्ट वाइज आएंगे। यूनिट 1 का यह पहला पार्ट है, आगे भी दूसरा तीसरा जितना संभव होगा इसमें आएगा और यह सीरीज यूनिट वाइज भी जारी रहेगी और 2020 सीरीज मिसलेनियस भी जारी रहेंगे। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आपको सभी वीडियो की सूचना मिल जाए, क्योंकि जिस माध्यम से भी आप यह वीडियो देखने आए हैं हो सकता है कि अगली बार आप तक पहुंच नहीं हो पाए। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो स्वतः आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। तो आज के इस यूनिट 3 के पार्ट 1 के वीडियो सीरीज का हम लोग यहीं विराम देते हैं। यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले यूनिट के साथ, अगले पार्ट के साथ और 2020 सीरीज के साथ और सभी प्रकार के तैयारी से संबंधित वीडियो के साथ आगे हम लोग मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।